पार्ट 4 के स्टार्ट में देखते हैं कामिन और जेड दोनों किस कर रहे होते हैं, पर जेड किस करते करते आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी कामिन उसे रोक देता है। जेड को भी रियलाइज होता है कि वह क्या कर रहा था, तो चुप हो जाता है और फिर दोनों के बीच काफी ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है। तो कामिन वहां से चला जाता है, पर उसके बाद दोनों के ही माइंड से वो किस से नहीं जा रहा था। अगली सुबह कामिन जब जेड को फिर से टाल में देखता है, तो फिर वह वर्क पर जाने का बहाना करता है, पर जेड उसे ब्रेकफास्ट करने कहता है। ब्रेकफास्ट के वक्त जेड कामिन से बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है। ये देखकर जेड को जलन हो रही थी। तभी जेड उससे पूछता है कि वो यूएस से थाईलैंड कैसे आ गया। कामिन बताता है कि उसके डैड के जाने के बाद उसकी माँ वहाँ पर नहीं रहना चाहती थी और इसीलिए वो लोग थाईलैंड पे आकर शिफ्ट हो गए। जी कहता है, तो फिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को इससे दिक्कत नहीं है? उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा? कामिन कहता है, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जी कहता है, पर तुम तो कितने हैंडसम हो और स्मार्ट भी हो, तो फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो होना चाहिए था ना। तभी जेड कहता है, हाँ तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, क्या तुम इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हो? जी कहता है, हाँ मैं भी जानना चाहता हूँ पुलिस वालों की लाइफ कैसी होती है, आपकी तरह नहीं जिनका अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सुनकर जेड उसे गुस्से में किक करता है और फिर उसे आज उसके साथ ही पुलिस स्टेशन चलने कहता है। नेक्स्ट दिन देखते हैं पुलिस स्टेशन आने के बाद जेड को वहीं पर बैठने कहता है ताकि वो लोग काम कर सके। जे कामिन से कॉपी के बारे में पूछता है पर जेड से नहीं पूछता, तो जेड कहता है, क्या तुम मुझे नहीं पूछोगे? लेकिन जे तो उसे इग्नोर करके चला जाता है। इसके बाद जे कामिन से लास्ट नाइट के बारे में बात करने कहता है, पर कामिन तो उससे सर्च वारंट लाने कहकर चला जाता है। वहीं जरीन बार बार बेल को कॉल कर रही होती है, पर जब वह नहीं उठाती तो फिर वह जे को कॉल करके सब कुछ बताती है। जे भी तुरंत समझ जाता है कि शायद उसके साथ कुछ तो हुआ है, तो फिर वह कामिन को कॉल करता है। कामिन कहता है, हो सकता है कि वो बीमार हो इसलिए कॉलेज नहीं गई हो। जे बताता है वह स्टडी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, ऊपर से आज तो उसका प्रेजेंटेशन भी था, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो कॉलेज ना जाए, उसे जरूर कुछ हुआ है। सुनकर वो बेल के कॉन्डो जाते हैं, पर जेड जे को उनके साथ जाने से मना कर देता है। इसके बाद बेल के कॉन्डो जाने पर उन्हें बेल की लाश मिलती है और जांच करने पर पता चलता है कि वहां पर भी किसी के फिंगरप्रिंट के निशान नहीं है। वहीं तानकुन फिर से कामिन से आकर बात करने लगता है और फिर वह उससे अपना मास्क देखकर चला जाता है, जो देखकर जेड को तो बड़ी जलन होती है। तो कामिन उससे ही वो मास्क दे देता है। जेड फ्लर्ट करते हुए कहता है, क्यों, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? यह सुनकर पाई भी शौक हो जाती है कि जेड अपने ही सीनियर से फ्लर्ट कर रहा है। तभी कामिन कहता है, नहीं ये क्राइम सीन है तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जेड कहता है, पहन लूंगा लेकिन अगर तुम ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हें मेरी फिक्र है। सुनकर कामिन खुद ही उसे मास्क पहना देता है, पर जेड का फ्लर्ट करना तो वहां भी नहीं रुकता। वहीं पाई उसे देखकर सरप्राइज होते जा रही थी। इस तरफ जे बेल की बॉडी को जब देखता है तो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। कामिन जेड को उससे अच्छे से बात करने कहता है, पर जे तो उस पर गुस्सा करने लगता है कि उनके होते हुए उसके दोस्त की जान कैसे चली गई, वह तो उन पर नजर रख रहे थे ना, तो फिर क्या हुआ? सुनकर जेड उसे हक कर संभालता है। तभी कामिन आकर उससे पूछता है, क्या बेल और जरीन के बीच कोई दुश्मनी थी? जी कहता है, नहीं वो दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त थी, इवन जरीन के पास तो बेल के कुंडों की चाबी भी थी। इसके बाद वह जरीन से पूछताछ करते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि बेल दो चीजों को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी, एक अपनी स्टडी को लेकर और दूसरा लोगों को मारने में, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही मोटो था, वह सब कुछ खो सकती है पर अपनी इज्जत नहीं। जे भी बताता है कि एक दिन बेल उन्हें उनके कोंडो लेकर गई थी और उसने अचानक एक लड़की पर एसिड डाल दिया था। यह सुनकर जेड जे को बहुत ज्यादा डांटता है और कहता है, तुम जानते भी हो इसके चक्कर में तुम्हें जेल भी हो सकती है। जे कहता है, हाँ जानता हूँ, पर वो हमला अचानक हुआ था, हमें कुछ समझ ही नहीं आया। जरीन उन्हें बताती है कि बेल ने लास्ट नाइट उन्हें मैसेज किया था पर उसने नहीं देखा, और जब सुबह उसने कॉल किया तो वह कॉल नहीं उठा रही थी। कहते हुए वह उन्हें मैसेज भी दिखाती है। यह सुनकर वो भाई से सीसीटीवी कैमरा चेक करवाते हैं, पर उसमें भी तार्टी केस की तरह ही उस टाइम कैमराज फ्लक्चुएट कर रहे थे, तो किसी भी कैमरे में उसकी कोई फुटेज नहीं आती। पर तभी जेड को उसमें एक कार नजर आती है, तो वह पाई को उसके ऑनर के बारे में पता करने कहता है। कुछ देर में पाई पता कर आती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि किलर ग्लासेस पहनता है। अब उन्हें केस की एक लीड तो मिल गई थी और इसीलिए जेड कामिन के पीछे पीछे जा रहा था कि उसने इतना अच्छा काम किया है तो उसकी थोड़ी बहुत तो तारीफ करनी ही चाहिए। कामिन कहता है, तुम कोई छोटे बच्चे हो जो मैं तुम्हारी तारीफ करूँ?
पर उसका फेस देखकर वह उसका चिन पकड़ कर कहता है, ओलो लोलो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जेड उसका हाथ हटाकर कहता है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। कामिन कहता है, तुम्हें खुश करना बहुत मुश्किल है। जेड कहता है, हाँ, पहले मुझे लगा था कि मैं तुमसे बात ही नहीं कर पाऊंगा, पर अब लगता है तुम मुझसे बात नहीं कर पा रहे। कहते हुए वह उसके क्लोज जाने लगता है। यह देखकर कामिन पीछे जाने लगता है। जेड उसके करीब आकर उसके लिप्स को टच कर कहता है, अगर तुम मुझे हैंडल कर सकते हो ना तो कर लेना। कहते हुए वह चला जाता है और कामिन स्माइल करने लगता है। इसका मतलब जेड उससे थोड़ा थोड़ा तो पसंद आने लगा है। नेक्स्ट सीन, उन्हें पता चलता है कि बेल की बॉडी में सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड पाया गया है, जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। वह उसे जलाकर राख भी कर सकता है। जेड कहता है, किलर ने ये शायद ब्लैक मार्केट से ही लिया होगा, क्योंकि ऐसी चीजें खुले में नहीं बिकती है। कामिन कहता है, पर जो भी है उसे केमिस्ट्री का बहुत अच्छा नॉलेज है। तभी तानकुन कामिन से उसका फोन नंबर मांगता है केस की अपडेट देने के लिए। कामिन पहले तो जेड की तरफ देखता है और फिर कहता है, पर मैंने तो मेल आईडी दिया है ना। तानकुन कहता है, पर उसमें वक्त लगता है, कॉल कॉल करके मैं तुम्हें डायरेक्ट बता सकता हूँ। तभी जेड फोन लेकर अपना नंबर सेव कर देता है। यह देखकर बेचारे तानकुन का तो पोपट बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ जे बेल की वजह से काफी परेशान था और उसके दोस्त भी कि अब नेक्स्ट किसका नंबर आने वाला है। इस तरफ चरिन को दिखाते हैं जिस पर कोई नजर रख रहा था, लेकिन जैसे ही वह देखती है तो आदमी चला जाता है। वहीं जेड काफी गुस्साया हुआ होता है। कामिन कहता है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? हाँ, तुम हॉस्पिटल में भी और अब घर पर भी ऐसा ही बर्ताव कर रहे हो। जेड कहता है, मुझे नहीं, तुम्हें कुछ हुआ है जो तुम मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। क्या तुम मुझे किस करके भागना चाहते हो? कामिन कहता है, आवाज धीरे रखो, यहाँ पर जे भी है। जेड कहता है, तुम्हें जे के सुनने का डर है या फिर इसका डर है कि कहीं तुम मुझे पसंद ना करने लगो? कामिन कहता है, हमें इस बारे में बाद में बात करनी चाहिए, अभी केस पर ध्यान देना चाहिए। पर जेड तो उसे 3 दिन का टाइम दे देता है रेंटल एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए और केस के बारे में सोचने के लिए। कामिन कहता है, ठीक है, लेकिन ड्यूटी के वक्त तुम भी प्रोफेशनल की तरह बिहेव करोगे। जेड कहता है, ठीक है, मैं भी देखता हूँ कौन खुद को हैंडल करता है। नेक्स्ट सीन देखते हैं, बेल ऑर्फन थी, इसीलिए उसके दोस्त उसका फ्यूनरल करते हैं। इसके बाद चरिन आकर तोनकला से कहती है, तुमने कहा था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, तो फिर तुम क्या कर रहे हो? तोनकला कहता है, हाँ तो किया है ना, अगर नहीं करता ना तो आज बेल की जगह तुम्हारा फ्यूनरल होता। इसके बाद वह पे लेटर दिखाता है और कहता है, मैंने ही तुम्हें बचाया है, पर मैंने चैंप के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए बचाया है। वहीं जेड और कामिन भी सीसीटीवी कैमरा के थ्रू उन्हें देख रहे थे। जेड कामिन से कहता है, चरिन हमसे कुछ तो छुपा रही है, क्योंकि हमने देखा था बेल के लेटर में चरिन का नाम था। तभी उनकी नजर तोनकला के लेटर पर जाती है तो अगले दिन वो उसके पास पहुंच जाते हैं। तभी केन उन्हें वही फ्लैश ड्राइव लाकर देता है जिसमें उसके एक्सीडेंट का वीडियो था और साथ में उन्हें वो लेटर भी मिल जाता है। इसके बाद जब वे लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं तो कामिन की नजर एक कार पर जाती है जो उसे काफी सस्पिशियस लगती है, मगर ये कार तो तानकुन की थी। अब क्या तानकुन ही किलर है ये तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल तो वह कामिन के लिए खाना लेकर आया होता है पर जेड जलन के मारे उसे खाने भी नहीं देता। यह देखकर कामिन फिर केस पर ही बात करने कहता है, क्योंकि जेड की जेलसी का तो कुछ नहीं किया जा सकता। यह सुनकर तानकुन बताता है कि स्टूडेंट्स का केस आने से पहले उसके पास ऐसे और भी केस आए थे जिनकी बॉडी में भी केटामीन पाया गया था। कामिन कहता है, तो इसका मतलब किलर एक ही है? तानकुन कहता है, नहीं, क्योंकि दोनों का मारने का तरीका अलग है, पर इतना है कि दोनों एक ही जगह से ड्रग खरीदते हैं। कहते हुए वह फिर से कामिन से उसका फोन नंबर मांगता है, पर इस बार तो जेड उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ही लेकर आ जाता है। कामिन पूछता है, तुम मुझे ऐसे बाहर क्यों लेकर आ गए? हाँ, जेड के पास इसका कोई जवाब नहीं था तो वह ड्रग डीलर को ही ढूंढने कहता है। कामिन कहता है, और तोनकला की पूछताछ कौन करेगा? हाँ, एक काम करो, तुम केन के साथ जाकर पता करो और मैं उससे पूछताछ कर लूंगा और फिर उसका ख्याल भी रखने कहता है। यह सुनकर जेड कहता है, अगर तुम्हें मेरी फिक्र है ना तो तुम मुझे सीधे सीधे बोल सकते हो। कामिन कहता है, हाँ है, तो अपना ध्यान रखना। सुनकर जेड बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वो ड्रग डीलर को पकड़ते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि वाइल्ड हंट नाम का कोई ग्रुप ड्रग सप्लायर का काम करता है। यह सब पता चलने के बाद जेड वाइल्ड हंट के अड्डे की तरफ जा रहा होता है, तभी उसके सामने अचानक से कार आ जाती है। वहीं इस तरफ
कामिन को कोई कॉल करके धमकी देता है। अब वह कौन है वो तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन वो उसे साफ वार्निंग दे रहा था कि इससे दूर रहने के लिए। और तभी वह जेड की बहुत सारी कॉल देखता है और जब वह उसे कॉल करता है तो वह कॉल नहीं उठाता क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसके पास एक आदमी आता है जो अपना नाम सियोन जेई बताता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि यह वही ड्रग डीलर है जिसके पास जेड जा रहा होता है और वह जेड को बहुत मारने लगता है। वहीं इस तरफ कामिन को केन से पता चलता है कि जेड वाइल्ड हंट के ग्रुप के पास गया है, तो उसे समझने में देर नहीं लगती कि जेड मुसीबत में है, तो वह केन को पुलिस भेजने कहता है। इसके बाद हम एक रात पहले का सीन देखते हैं जहाँ जेड कामिन के रूम आकर सो जाता है। कामिन जब उसे जाने कहता है तो जेड कहता है, वैसे भी तुम रात भर रोबोट की तरह काम करते रहते हो, तो फिर मैं तुम्हारे बेड पर सो ही सकता हूँ। कामिन कहता है, तुम्हें कैसे पता मैं नहीं सोता? जेड कहता है, क्योंकि मैंने रात भर तुम्हारे रूम की लाइट ऑन देखी है। इसके बाद वह खुद उससे लाकर बेड पर सुला देता है और उसके ऊपर आ जाता है। कामिन कहता है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, तो मैं खुद सो सकता हूँ। यह सुनकर तो जेड उसे बच्चे की तरह लोरी सुनाकर उसे सुलाने लगता है और फिर कहता है, तुम सो जाओ, आज किसी को कुछ भी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। यह सुनकर कामिन को अच्छा लगता है और वह सच में सो जाता है। यह देखकर जेड उसे पहले तो चेक करता है और फिर उसे हक करके सो जाता है। और इसी के साथ पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है।